दोस्तों हाल ही में मैंने अजिन डेमी ह्यूमन मूवी देखा है जो कि एक एक्शन हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को कात्सुयुकी मोतोहिरो ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। ये मूवी सेम नेम के मांगा पे बेस्ड है जिसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। इनफैक्ट हम मांगा और मूवी को थोड़ा कंपेयर भी करेंगे। तो हाँ, आज की वीडियो में हम अजिन डेमी ह्यूमन मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग और थियरीज पे बातें करने वाले हैं। तो मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर ह्यूमंस की एक नई ब्रीड अपीयर हो रही है जिन्हें अजिन या डेमी ह्यूमन के नाम से बुलाया जा रहा है और ये काइंड ऑफ इमॉर्टल होते हैं, मतलब इन्हें मारा नहीं जा सकता और अगर आपने इन्हें मार भी दिया तो थोड़ी ही देर में ये वापस जिंदा हो जाते हैं। आगे बताया जाता है कि अजिन 26 साल पहले अफ्रीका में अपीयर होना शुरू हुए थे और पूरी दुनिया में अब तक 46 अजिन आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने भी अजिन के बारे में रिसर्च करने के लिए एक अजिन कंट्रोल कमीशन बनाया है। यहाँ से हमें एक रिसर्च लैब दिखाया जाता है जहाँ एक अजिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लाइक उसके बॉडी पार्ट्स को काट काट कर उसके ब्रेन वेव्स को एग्जामिन किया जा रहा था और अगर उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाए तो उसे मार के फिर से जिंदा कर दिया जाता था। ये अजिन था के नगाई जो कि 3 दिन पहले बुरी तरह एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वापस जिंदा हो गया था और इसीलिए उसे गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। यहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि नगाई को मिलाकर अब तक जापान में 3 अजिन मिल चुके हैं। खैर, रिसर्च लैब में हम तोसाकी से मिलते हैं जो अजिन के ऊपर चल रहे रिसर्च का सुपरवाइजर था। वहां मौजूद मिनिस्टर और तोसाकी की बातों से हमें पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सिर्फ गवर्नमेंट ही जानती है और आम नागरिक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच अचानक से धमाके की आवाज आती है और हम एक हैट पहने हुए आदमी को देखते हैं जिसका नाम सातो है और उसके साथ हम तनाका को रिसर्च लैब बिल्डिंग में गन के साथ एंटर होते हुए देखते हैं। सातो और तनाका अपने सामने आने वाली सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार रहे थे और सातो गोलियां खाने के बाद भी जिंदा हो जा रहा था, यानी कि सातो एक अजिन था। सातो की बातों से हम जान पाते हैं कि तनाका भी एक अजिन है और उसे भी इस रिसर्च लैब में लाया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब पहले लाया गया था और उसे सातो ने 3 साल पहले यहाँ से आजाद कराया था और अब सातो नगाई को भी आजाद करने आया है। तोसाकी मिनिस्टर्स को सेफ रूम में जाने के लिए कहता है और अजिन के ऊपर ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करने का ऑर्डर देता है। इससे अजिन सो जाएंगे और उन्हें पकड़ा जा सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अजिन सोने पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, यानी कि उनसे कोई खतरा नहीं होता। एनीवेज, यहाँ सातो के ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था और जब उसके हाथ पे ट्रैंक्विलाइजर लगती है तो वो अपना हाथ ही काट देता है या अपने आप को गोली मार के फिर से जिंदा करता है, बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर के इफेक्ट से बचने के लिए। सातो रिसर्च लैब से नगाई को आजाद करता है और वो नगाई को भी गन देकर रिसर्चर को मारने कहता है। देखा जाए तो रिसर्चर्स ने नागाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे जो टॉर्चर किया था उसका बदला लेने का हक नागाई को था, लेकिन नागाई ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो भी इन्हें बदले की भावना में मारने लगा तो इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा और ये वायलेंस की साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये बात सुनते ही सातो खुद एक रिसर्चर को मारने बढ़ता है और ऐसे में नगाई और सातो के बीच लड़ाई हो जाती है। सातो नगाई के ऐसा करने पे गुस्सा हो जाता है और यहाँ नगाई दोनों रिसर्चर के साथ वहां से भागकर छुपने की कोशिश करता है। नगाई रिसर्चर से कहता है कि मैं तुम्हारी जान इसलिए बचा रहा हूँ ताकि यहाँ से बाहर निकलने में तुम मेरी मदद कर सको। आगे सातो और नगाई की वापस से भिड़ंत होती है और इसी बीच दोनों रिसर्चर बच के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ एक रिसर्चर भागते हुए दीवार पे निशान बनाते जा रहा था ताकि नगाई को बाहर निकलने का रास्ता उन निशान को देख के मिल जाए। अब तोसाकी ये सब सिक्योरिटी कैमरा में देख रहा होता है और उसके साथ हम एक लेडी को देखते हैं जो तोसाकी की काइंड ऑफ बॉडीगार्ड है। एनीवेज, नगाई सातो से बचकर देन रिसर्चर के द्वारा बनाए गए साइन का पीछा करके उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन सातो भी जल्द ही वहां आ जाता है और हम सातो के बॉडी से ब्लैक पार्टिकल को अपीयर होते देख पाते हैं। ये पार्टिकल्स एक ह्यूमन की तरह नजर आती है और जैसे ही ये एंटिटी नगाई पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तब हम देखते हैं कि नगाई की बॉडी से भी एक ऐसे ही ब्लैक पार्टिकल बाहर आती है जिसे नगाई देखकर चौंक जाता है और उसे ब्लैक घोस्ट कहता है। इसके बाद दोनों ब्लैक घोस्ट में फाइट होती है, लेकिन सातो का ब्लैक घोस्ट नगाई के ब्लैक घोस्ट को हरा देता है और रिसर्चर को भी मार देता है। इसी बीच सातो नगाई पे गोली चला देता है, लेकिन नगाई फिर से ब्लैक घोस्ट को समन करता है जिसे देख सातो चौंक जाता है। नगाई दूसरी बार भी ब्लैक घोस्ट
को समन कर सकता है, विच इज अ बिग थिंग। नगाई का ब्लैक घोस्ट सातो पे हमला कर देता है और उसे मार देता है और उसके जिंदा होने से पहले वहां से भागकर रिसर्च लैब के रूफटॉप पे पहुंच जाता है। हम यहाँ सातो को भी जिंदा होकर नगाई के पीछे आते देख पाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो नगाई पे फिर से हमला कर पाता, नगाई रूफ से नीचे कूद जाता है। अब अगले सीन में हम सातो और तनाका को देखते हैं और इनके कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि नगाई काफी पावरफुल है। सातो तनाका को रिसर्च लैब के बाहर आई हुई मीडिया के सामने लेकर जाता है और सभी लोग तनाका को पहचान जाते हैं। सातो मीडिया के सामने कहता है कि जापान की गवर्नमेंट डेमी ह्यूमंस पर न्यू प्रोडक्ट्स के ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और ये एक्सपेरिमेंट इलीगल तरीके से किए जा रहे हैं, जिसकी खबर आम नागरिक को नहीं है। इनफैक्ट डेमी ह्यूमंस को गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रही और गवर्नमेंट तो बस उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्सपेरिमेंट के लिए देकर पैसे कमा रही है। इसके बाद सातो मीडिया से कहता है कि मैं तनाका को भी अपने साथ लाया हूं, जिस पर 2 साल तक ऐसे ही इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। सातो कहता है कि वही तनाका को वहां से आजाद करवाया था और अब वो इन एक्सपेरिमेंट्स के सबूत अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इस बात का पता लगते ही मीडिया हाउस उन वीडियोस को, यानी कि जो सबूत थे, उन्हें लाइव टेलीकास्ट करने लग जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सातो कहता है कि भले ही डेमी ह्यूमंस मर नहीं सकते, पर दर्द उन्हें भी महसूस होता है, इसीलिए वो डेमी ह्यूमंस के लिए सिविल राइट की डिमांड करता है और एक ऐसी जगह की भी मांग करता है जहां डेमी ह्यूमंस नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रह सके। इधर तोसाकी भी ये लाइव टेलीकास्ट देखकर परेशान हो रहा था और इसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि कुछ लोग डेमी ह्यूमंस का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें अब भी ह्यूमंस के लिए खतरा मान रहे थे। दूसरी तरफ नागाई भाग के एक विलेज में पहुंचता है जहां मिसेस यामानाका नाम की एक ओल्ड लेडी उसे अपने घर में पनाह देती हैं। यहां से सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल पे आता है जहां हम नागाई के सिस्टर एरिको को एडमिटेड देखते हैं और उससे मिलने तोसाकी की बॉडीगार्ड मिस इजुमी आती है। इजुमी एरिको से नागाई के बारे में पूछती है, साथ ही एरिको को कंफर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एरिको सीधा कहती है कि उसे उजुमी की झूठी सिंपैथी नहीं चाहिए और अगर उसे नागाई कांटेक्ट भी करता है तो भी इसकी जानकारी उसे नहीं देगी। तभी एकदम से इजुमी हवा में लेविटेट करने लगती है, मानो कोई उन पे हमला कर रहा हो। हम व्यस वहीं हॉस्पिटल के बाहर तनाका को देखते हैं जो अपने माइंड से ब्लैक घोस्ट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और यही ब्लैक घोस्ट इजुमी पे हमला करते हुए उन्हें मार देता है। यहाँ तनाका और सातो का प्लान एरिको को किडनैप करने का था ताकि वो नागाई को ब्लैकमेल करके अपने पास बुला सके। तभी हम इजुमी को वापस जिंदा होते हुए देखते हैं, यानी इजुमी भी एक अजिन है। जी हाँ दोस्तों, तनाका ये देख के शॉक्ड रह जाता है और अपने ब्लैक घोस्ट को इजुमी पे हमला करने कहता है, लेकिन इजुमी भी अपने ब्लैक घोस्ट को समन करती है और इन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। इसी दौरान इजुमी इरिको को सेफली कमरे से बाहर निकालती है और इसी बीच तनाका भी हॉस्पिटल के अंदर आता है ताकि वो अपने ब्लैक घोस्ट को ठीक से कंट्रोल कर सके, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह के वहां आ जाने से तनाका कुछ कर नहीं पाता और उसे हॉस्पिटल से जाना पड़ता है। तो इसके बाद हम तोसाकी और मिनिस्टर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं जिसमें वो सातो के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को खारिज कर रहे थे। इनफैक्ट वो एक्सपेरिमेंट की वीडियोस को भी फेक बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम सातो को ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बदले इलीगली हथियार खरीदते देख पाते हैं। इसके बाद सातो और तनाका एक लाइव टेलीकास्ट कर गवर्नमेंट को कहते हैं कि उन्होंने अभी तक सातो के डिमांड के बारे में कोई रिप्लाई नहीं दिया है, इसीलिए अब वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिस पे हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। सातो बाकी अजिन को हमले वाले दिन सामने आने के लिए कहता है और वो इसे फर्स्ट वेव का नाम देता है। मीनवाइल नागाई को रेडियो में चल रहे न्यूज से हॉस्पिटल में हुए अटैक के बारे में पता चलता है और वो हॉस्पिटल जाके एरिको को अपने साथ मिसेस यामानाका के यहाँ लेके आता है। दिन अगली सुबह नागाई अपने ब्लैक घोस्ट को ट्रेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाकी एंटिटी की तरह नागाई के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। इधर गवर्नमेंट सातो के हमले को रोकने के लिए मिनिस्ट्री के सामने सारे पुलिस फोर्स को असेंबल करती है और तोसाकी भी यहाँ मौजूद था। थोड़ी देर में हम तनाका को भी देख पाते हैं जो दूसरी बिल्डिंग में हमले के लिए सेटअप तैयार कर रहा था। यहाँ मीडिया भी आई हुई थी और बहुत देर तक कुछ न होने पे सबको लगता है कि सातो ने डराने के लिए बस हमले की बात कही थी। मीनवाइल हम एक एयरप्लेन को पास होते हुए देखते हैं और वो सीधे जाकर मिनिस्ट्री के बिल्डिंग से टकरा जाती है, जिससे वहां धमाका हो जाता है। हम सातो को क्रैश वाले साइड से अपीयर होते देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि एयरप्लेन को सातो ही चला रहा था। इधर तनाका ड्रोन की मदद से सातो को गन्स की सप्लाई करता है और बाकी अजिन भी सातो को देख वहां सामने आते हैं। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस सातो पे हमला करने बढ़ती है और सातो स्पेशल फोर्स को आते देख खुश होता है। वो नागाई को रेफर करते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो और आज मैं तुम्हें अजिन की असली पावर्स को दिखाऊंगा। खैर इसके बाद स्पेशल फोर्स सातो पे लगातार हमला करती है ताकि सातो को हील करने का मौका ही ना मिले। इनफैक्ट फोर्स सातो को कैप्चर कर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन अचानक तनाका दूसरे बिल्डिंग से फोर्स पे गोलियां चलाने लगता है, जिससे सातो को वापस जिंदा होने का समय मिल जाता है। एंड देन सातो यहाँ कोहराम मचा देता है। मीनवाइल नागाई ये सब वाकई लैपटॉप पे लाइव देख रहा था और तभी विलेज के कुछ लोग नागाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि
क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नागाई एक अजिन है। मिसेस यामानाका को भी पता चल गया ये बात कि नागाई अजिन है। स्टिल वो नागाई और इरिको की मदद करती है उन्हें घर के बैक डोर से बाहर भगाने में। इधर सातो गवर्नमेंट को फिर से धमकी देता है और अपनी डिमांड रखता है कि टोक्यो को खाली कराकर डेमी ह्यूमंस के हवाले कर दिया जाए ताकि वो टोक्यो में अलग से रह सके। ऐसा ना करने पे वो पूरे टोक्यो में एक पॉइजनस गैस स्प्रे कर देगा और सातो इसे थर्ड वेव का नाम देता है। थोड़े दिन बाद तोसाकी और उसकी टीम सातो से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है और उसे टोक्यो के बदले दूसरे सिटी को डेमी ह्यूमन जोन बनाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन सातो इस ऑफर को ठुकरा देता है। यहाँ सातो के साथ हम कुछ और भी अजिन को देखते हैं जिनमें कुछ लोगों के अपोज करने पे सातो इन्हें मार देता है। I mean, उनका सर काट के उन्हें बैरल में बंद कर देता है ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए। नाउ बाकी बचे 3 अजिन जिनका नाम है तकाशी, जिन एंड ओकुयामा, वो सातो के प्लान में उसका साथ देते हैं। तो सीन शिफ्ट होकर तोसाकी को दिखाती है जिस पर गवर्नमेंट सातो के लिए नेगोशिएट फेल होने का ब्लेम डाल रहे थे और उसे इस मामले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ऑर्डर देते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट तोसाकी को एज स्केप गोट यूज करना चाहते थे कि भैया इसके कारण ही सब कुछ हुआ है। यहाँ मिनिस्ट्री के लोग तोसाकी को बताते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल एंटी अजिन यूनिट बनाया है और इसका यूज वो सातो को रोकने के लिए करेंगे। खैर आगे न्यूज में दिखाया जाता है कि सातो की धमकी से लोग डर कर टोक्यो छोड़ के भाग रहे हैं जिससे पूरे शहर में एक केओस का माहौल बन गया है। इधर हम नागाई को तोसाकी से मिलते हुए देखते हैं जो उसे एक डील ऑफर करता है। नागाई कहता है कि वो सातो को रोकने में उनकी मदद करेगा लेकिन बदले में उसे इरिको की सेफ्टी चाहिए और एक न्यू आइडेंटिटी भी चाहिए ताकि बाद में कोई उसे पहचान न सके। नागाई तोसाकी को धमकी देता है कि अगर तुमने ये अग्रीमेंट तोड़ने की कोशिश की तो वो उसके फियांसे को मार देगा जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। तोसाकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन वो एक टीम बनाता है जिसमें एक एलीट ग्रुप भी शामिल था जिसके चीफ थे हिरासावा। नागाई के पूछने पे ये टीम अपने आप को मर्सिनरीज कहती है, यानी ऐसे लोग जिन्हें पैसे देने पे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लाइक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसी को मारना या कैसे भी घिनौनी काम। इसके बाद तोसाकी सबको प्लान के बारे में बताता है कि जैसे ही सातो पॉइजनस गैस को लेने इंडस्ट्री के बिल्डिंग के अंदर आएगा वो उसे वहीं कैप्चर कर लेंगे ट्रैंक्विलाइजर की मदद से। तोसाकी बताता है कि फॉर्ज इंडस्ट्री जिसने पॉइजनस गैस बनाया है उन्होंने सातो के ऊपर ही इसका ट्रायल किया था, इसीलिए सातो इसका बदला लेने वहां जरूर आएगा। इधर हम सातो, तनाका और बाकी अजिन को देखते हैं जो हमले की तैयारी में लगे थे और इनकी बातों से हमें सातो के पास्ट के बारे में थोड़ा पता चलता है। दरअसल सातो पे 20 साल तक गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसे एज गिनी पिग की तरह यूज किया था और यही वजह है कि सातो अब उनसे बदला लेना चाहता था। खैर अगली सुबह तोसाकी और नागाई अपनी टीम के साथ फॉर्ज इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें अपने केबिन में रखे पॉइजनस गैस को दिखाते हैं जो एक सेफ के अंदर था और इस सेफ को सिर्फ प्रेसिडेंट के फिंगरप्रिंट द्वारा ही खोला जा सकता है। इसलिए नागाई सातो और उसके टीम को प्रेसिडेंट केबिन के बाहर वाले ऑफिस में ल्योर करने का प्लान बनाता है। मीनवाइल हम ओकुयामा को भी बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हुए देखते हैं जो व्हील चेयर पे था और तनाका, तकाशी और जिन भी हथियार के बैग के साथ वहां पहुंचते हैं। ओकुयामा सर्वर रूम को हैक कर लेता है जिससे नागाई और तोसाकी समझ जाते हैं कि सातो यहाँ आ चुका है। नाउ तनाका भी तकाशी और जिन के साथ बिल्डिंग में एंटर करता है एंड सिक्योरिटी द्वारा उन्हें रोकने पे वो सब पे गोलियां चलाने लगता है। ओकुयामा बिल्डिंग के सिस्टम को हैक कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है और तकाशी एंड जिन सब पर मेनियाक की तरह गोली चलाने लगते हैं। यहाँ नागाई नोटिस करता है कि सातो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और इसकी खबर वो तोसाकी को देता है। नागाई अपने ब्लैक घोस्ट को सर्वर रूम चेक करने के लिए भेजता है। मीनवाइल हम सातो को किसी वुड कटिंग फैक्ट्री के बाहर देखते हैं और सातो का कटा हुआ हाथ भी देखते हैं। वो वहाँ एक वुड चिपर मशीन के सामने खड़ा था और फैक्ट्री का वर्कर उसे बताता है कि ये मशीन किसी बड़े लकड़ी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, मतलब इतनी पावरफुल मशीन है। नाउ सीन वापस बिल्डिंग में शिफ्ट होती है जहाँ नागाई का ब्लैक घोस्ट ओकुयामा को ढूंढ लेता है और नागाई इसकी खबर इजुमी और तोसाकी को देता है। वो दोनों ओकुयामा को पकड़ लेते हैं और उसे सिस्टम को वापस सही करने कहते हैं। तो हाँ, सिस्टम पर वापस कंट्रोल रिगेन होने के बाद नागाई वेंटिलेटर वाले रूम में जाता है और बड़े से वेंटिलेटर के सामने खड़ा हो जाता है। इसी बीच तनाका और बाकी लोग भी नागाई के प्लान के हिसाब से उसी ऑफिस में पहुंचते हैं जहां हिरासावा अपने टीम के साथ पहले से मौजूद था। तोसाकी ओकुयामा को वेंटिलेशन ऑन करने कहता है और ऐसा करते ही हम ऑफिस वाले कमरे में वेंटिलेशन से नागाई के ब्लैक पार्टिकल्स को बाहर आते देखते हैं। इससे थोड़ी देर में पूरा कमरा ब्लैक पार्टिकल्स से भर जाता है जिससे तनाका और उसके साथी कुछ देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इन ब्लैक पार्टिकल्स को सिर्फ अजिन ही देख सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर हिरासावा और उसकी टीम इन पर ट्रैंक्विलाइजर से अटैक करती है और इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। इसके बाद बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि सातो के अंदर आते ही उसे वहीं पकड़ा जा सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हिरासावा की टीम को दिखाता है जो तनाका और उसके साथी द्वारा लाए गए हथियार के बैग को चेक कर रहे थे और उन्हें एक बैग में कटा हुआ हाथ मिलता है पर वो उसे वहीं छोड़ देते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम समझ जाते हैं कि ये कटा हुआ हाथ और किसी का नहीं बल्कि सातो का है। इसके बाद हम सातो को देखते हैं जो फैक्ट्री
वर्कर को बताता है कि अजिन की बॉडी पार्ट्स कटने पर वो किसी बड़े बॉडी पार्ट के टुकड़े से वापस रीजनरेट होकर जिंदा हो सकते हैं। ऐसा कहते ही सातो वुड चिपर मशीन में कूद जाता है, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एंड देन हम उसे ऑफिस में बैग के अंदर रखे हुए हाथ से वापस जिंदा होते हुए यानी रीजनरेट हुए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब हाथ बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट था तो सातो यहाँ रीजनरेट हुआ। जिंदा होते सातो सब पे गोलियां चलाने लगता है और हिरासावा इसकी खबर नागाई और तोसाकी को देते हैं, जिसे सुन दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। शॉक्ड इसलिए क्योंकि सातो एकदम से बिल्डिंग के अंदर कैसे आया, लेकिन हम भी समझ रहे हैं वो कैसे आया। नागाई फिर से अपने ब्लैक पार्टिकल्स उसी रूम में भर देता है, जिसे देख सातो उसे पहचान जाता है और हिरासावा सातो पर ट्रैंकुलाइजर से अटैक कर देता है। तभी वहां प्रेसिडेंट भी आ जाता है और हिरासावा के मना करने पे भी वो सातो के पास चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सातो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था और ट्रैंकुलाइजर तो एक्चुअली उसके ब्लैक घोस्ट को लगी थी। मतलब सातो बेहोश हुआ नहीं था और जैसे ही प्रेसिडेंट पास आते हैं वो प्रेसिडेंट पे हमला करके उन्हें मार देता है एंड हारिसावा और उसकी टीम पे भी हमला कर देता है। सातो तनाका को भी वापस जिंदा करता है और प्रेसिडेंट का हाथ काट कर दोनों केबिन की ओर जाते हैं और उसके फिंगरप्रिंट से सेफ को खोल पॉइजनस गैस को बाहर निकाल लेते हैं। इधर नागाई भी ऑफिस में आता है और हिरासावा को घायल देखता है। नागाई उसकी जान बचाने की कोशिश करता है पर हिरासावा उसे यहाँ से जाने कहते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद नागाई को फोन में सातो की आवाज सुनाई देती है और नागाई सातो से पूछता है कि वो बिल्डिंग के अंदर कैसे आया। इस पे सातो उसे खुद इसका जवाब ढूंढने कहता है और कहता है कि उसे इस पॉइजनस गैस को स्प्रे करने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। तभी तोसाकी उसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाते देख लेता है और इसकी खबर नागाई को देता है। नागाई तोसाकी से एंटी अजिन यूनिट को यहाँ बुलाने कहता है और वो खुद सातो के पीछे जाता है। नागाई ब्लैक घोस्ट की मदद से सातो के हाथ से गैस के कंटेनर को छीन लेता है और इसे दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच सातो नागाई से पूछता है कि आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है और इस पे नागाई कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अजिन है या इंसान, उसे तो बस सातो से नफरत है। दूसरी तरफ तनाका तोसाकी पे हमला कर देता है लेकिन इजुमी वहां आकर उसे बचा लेती है। ऐसे में तनाका इजुमी से पूछता है कि वो अजिन होकर भी ह्यूमंस के साथ क्यों दे रही है। इस पे इजुमी कहती है कि वो सिर्फ सही का साथ दे रही है और जो तुम अभी कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद इजुमी तोसाकी की मदद से तनाका को ओवर पावर कर उस पे ट्रैंकुलाइजर से अटैक करके उसे सुला देती है। कमिंग बैक टू सातो एंड नागाई फाइट, यहाँ सातो नागाई को ओवर पावर कर रहा था कि तभी हम यहाँ हेलीकॉप्टर से एंटी अजिन यूनिट फोर्स को आते देखते हैं जो सातो को इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं। इतना ही नहीं, ये यूनिट सातो और नागाई दोनों को फ्रीज करके उन पे गोलियां बरसाते हैं। उनका प्लान था कि इन्हें गोलियों से टुकड़ों में बिखेर दिया जाएगा और फिर टुकड़ों को वैक्यूम से कलेक्ट करके सील कर दिया जाएगा ताकि वो रीजनरेट ना हो सके। ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है जहां हम एंटी अजिन यूनिट को सातो एंड नागाई के पार्ट्स को वैक्यूम करते हुए देख पाते हैं। इनके बीच हम तोसाकी और इजुमी को भी वहां आते देखते हैं और इजुमी के पूछने पे तोसाकी कहता है कि इस प्लान के बारे में नागाई को पता नहीं था और गवर्नमेंट द्वारा एंटी अजिन यूनिट को भेजने के बदले नागाई को भी कैप्चर करने की शर्त रखी गई थी, इसीलिए उसके पास कोई और चारा नहीं था। मतलब सातो के साथ नागाई भी कैप्चर हो चुका है। लेकिन तभी अचानक तोसाकी और इजुमी नागाई के एक कटे हुए हाथ को देखते हैं जिससे कि नागाई वापस जिंदा होता है। जी हाँ दोस्तों, सातो से लड़ते वक्त नागाई का एक हाथ कट गया था और वो हाथ साइड में था, तो अब क्योंकि वो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है तो नागाई इसी हाथ से रीजनरेट हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे सातो पहले हुआ था। अगर आपको याद हो तो अजिन अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स के सबसे बड़े टुकड़े से जिंदा हो सकते हैं। खैर, नागाई को देख फोर्स के लोग तोसाकी के मना करने पे भी उस पे गोलियां चलाने लगते हैं और नागाई भागकर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली मूवी के एंड में नागाई भाग गया है लेकिन सातो कैप्चर हो गया है। नाउ एंड क्रेडिट सीन में हम किसी को तो सातो का हैट उठाते हुए देखते हैं व्हिच टेल्स अस कि शायद सातो अब भी मरा नहीं है या फिर सातो का कोई फॉलोअर है जो कि उसको आजाद करवाएगा और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अजिन की कहानी और आप समझ रहे होंगे कि ये फिल्म हॉरर कम और एक्शन ज्यादा है। मुझे इस फिल्म की लोर काफी इंटरेस्टिंग लगी जिस वजह से मैंने इसे कवर किया है। अब मूवी में सातो के जिंदा होने वाली थियरी के अलावा कोई मेजर थियरी डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये मूवी एक मांगा पे बेस्ड है और मांगा में अजिन और उसके ओरिजिन के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। मांगा में बताया गया है कि अजिन तब से एग्जिस्ट करते हैं जब ये यूनिवर्स बना था, तब वो एक एलिमेंट के रूप में थे और अर्थ में ह्यूमंस के इवॉल्व हो जाने के बाद ये एलिमेंट ह्यूमन हार्ट में मिल गया, जिससे अगर मरने वाले इंसान के अंदर जीने की स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो ये एलिमेंट उसे अजिन बना देता है। मांगा में अजिन के ब्लैक घोस्ट को IBM का नाम दिया गया है और हर IBM की डिफरेंट बिहेवियर एंड फीचर्स होते हैं। मांगा में अजिन के वीकनेस को भी दिखाया गया है, जैसे अजिन का IBM वाटर के सामने वीक होता है और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता। इन IBM का वीक पॉइंट इनका हेड होता है जिसपे अटैक करने पे ये टेम्पररली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगर दो IBM अपने सर से एक दूसरे पे हमला करते हैं तो अजिन एक दूसरे की मेमोरीज देख सकते हैं। एक चीज और कि कोई भी अजिन एक दिन में सिर्फ 2 बार ही अपने IBM को बाहर बुला सकता है,
लेकिन यहाँ नगई अपने आईबीएम को कितनी भी बार बुला सकता है, क्योंकि नगई का आईबीएम हमेशा से उसके साथ बाहर ही घूमता रहा है, जिसे बचपन में नगई घोस्ट समझता था। यहाँ मांगा में आईबीएम फ्लड के बारे में भी बात की गई है, और ये एक ऐसा इवेंट है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन से ट्रिगर होता है, जिसमें एक अजिन नंबर ऑफ आईबीएम्स को बुला सकता है लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मूवी में हमें कहीं भी अजिन की डेथ की बात नहीं बताई गई है, लेकिन मांगा में बताया गया है कि अजिन भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ओल्ड एज से मर सकते हैं, स्पेशली अगर वो अपने आप को वापस रिवाइव करने की कोशिश ना करे तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगा से। उम्मीद करता हूं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। देन मैंने जो लोड बताया है, एक्स्ट्रा डिटेल्स दिए, ये सब भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।